हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 12 के अंतर्गत फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 12 का ही फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत ही बेसिक से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि बेहतर से बेहतर आपको ये चैप्टर समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, पहले इसके मतलब को समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास दो टर्म हैं, एक है हमारे पास इलेक्ट्रो और एक है हमारे पास केमिस्ट्री। आप इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह सोच सकते हैं और केमिस्ट्री को केमिकल एनर्जी की तरह सोच सकते हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर में हम लोग एक रिलेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेट होगा और केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेट होगा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के साथ रिलेट करेंगे और दूसरी तरफ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ रिलेट करेंगे। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स एंड study about relationship between electrical energy and chemical energy। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग रिलेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के साथ देखते हैं या फिर केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ देखते हैं। अब इस चैप्टर को हम लोग दो अलग अलग पार्ट पे डिवाइड करके स्टडी करना शुरू करेंगे, जिसमें एक जो पार्ट होगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब पढ़ने का दो तरीका होगा हमारे पास। सबसे पहला तरीका कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड दूसरे पार्ट पर कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो कन्वर्शन होंगे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी की बात करो या फिर कन्वर्शन केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक बात करो, तो इसके लिए हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ देखने को मिल जाते हैं, उसी रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, मैं इस नोट पॉइंट को लिखता हूं। नोट पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी by the help of redox reaction। तो रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक सा मतलब समझ में आ गया कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग डील क्या करने वाले हैं। क्या डील करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के साथ रिलेशन। और दो वेज होंगे हमारे पास इस चैप्टर को स्टडी करने का। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी तक कन्वर्ट करेंगे और दूसरे पोर्शन में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक कन्वर्ट करेंगे। और ये जो कन्वर्सन होंगे ना, इसके लिए हम लोग एक रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन नाम होगा। पहले आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स रिएक्शन क्या मैंने बोला, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ देखने को मिल जाते हैं, वैसे रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously called redox reaction। अब यहां पे ऑक्सीडेशन का भी टर्म आता है और रिडक्शन का भी टर्म आता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन हम लोग बेसिकली कहते हैं किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज से या फिर आयोनिक स्पीसीज से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चालू करो तो ये जो प्रोसेस बनता है इसको आप ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। यानी ऑक्सीडेशन को मैं ऐसा लिख दूं, द रिएक्शन या फिर द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल और आयोनिक स्पीसीज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल इस्तेमाल करूं, सोडियम, आप इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करो तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा। बेसिकली आप इस न्यूट्रल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं। अगर न्यूट्रल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को आप नाम क्या देते हो, ऑक्सीडेशन नाम देते हो। सिमिलरली आप कोई आयोनिक स्पीसीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कैटायनिक स्पीसीज ले लें। मान लेते हैं कि हमारे पास है बाबू Fe+2, हमने इस Fe+2 से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया तो ये क्या बन गया होगा, Fe+3 बन गया होगा। नाउ कैटायन से भी आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नाम हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली आप एनायन भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 2Cl- हो गया, हमने यहां से दो इलेक्ट्रॉन को बाहर किया और ये बन गया आपके पास Cl2। तो आप देख सकते हो एनायन से भी हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप न्यूट्रल स्पीसीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई आयोनिक स्पीसीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सोडियम है ये हमने न्यूट्रल लिया हुआ है, Fe+2 आपका कैटायन के फॉर्म में है और Cl- आपका एनायन के फॉर्म में है। तो आयोनिक से भी आप रिमूव करा सकते हैं और न्यूट्रल से भी आप रिमूव करवा सकते हैं। नाउ अगर ऑक्सीडेशन को रिवर्स कर दिया जाए तो प्रोसेस बन जाता है आपका रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बजाय आप वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना शुरू कर दो तो वो प्रोसेस क्या बन जाता है, रिडक्शन बन जाता है। तो रिडक्शन को अगर मैं डिफाइन कर दूं तो आप लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल और आयोनिक स्पीसीज, न्यूट्रल और आयोनिक स्पीसीज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दिया गया है क्लोरीन, इसमें हमने दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl- बन जाएगा। तो आप देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं, इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन होती है प्रोसेस क्या बन जाता है, रिडक्शन बन जाता है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने Fe+3 का इस्तेमाल किया, आप सिंपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो सर ये बन गया आपके पास Fe+2, ये भी आपका रिडक्शन हो चुका है। सिमिलरली अगर मान लो
हम लोग यहाँ पर कोई एनायनिक स्पीसीज कंसीडर कर लेते हैं। जैसे O माइनस मैंने कंसीडर कर लिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करा दिए तो ये बन जाएगा O2 माइनस। भाई ये भी आपके पास रिडक्शन बन चुका है। क्या बन चुका है? रिडक्शन बन चुका है। तो रिडक्शन क्या होगा कि आप न्यूट्रल स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना शुरू कर दो या कोई आयोनिक स्पीसीज पे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करना शुरू कर दो। भाई ये न्यूट्रल है क्लोरीन, ये हो गया कैटायनिक और ये हो गया आपके पास एनायनिक। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस का नाम बनता है ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस का नाम बनता है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में एक साथ देखने को मिल जाए तो उस रिएक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं ऐसा इस्तेमाल किया कि हमारे पास है MnO4 माइनस, हमने इसको रिएक्ट करा दिया Fe+2 के साथ, तो सर ये बन गया आपके पास Mn+3 Mn+2 और साथ में बन गया आपके पास Fe+3, ये बन गया हमारे पास। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो रिएक्शन है क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं? तो बिल्कुल जवाब आएगा हाँ सर साथ साथ हो रहे हैं। मैग्नीज का स्टेट कितना होता है? +7। ये मैं आपको लास्ट चैप्टर पे भी पढ़ा चुका हूं। अब ये +7 से पहुंचा है +2 तक, तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन तो ये खाया होगा ना, तब तो ये 2 तक पहुंचा होगा। मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, प्रोसेस आपका क्या बन रहा होगा? रिडक्शन बन रहा होगा। दूसरी तरफ Fe+2 कहां पर पहुंच गया? Fe+3 तक पहुंच गया। तो भाई +2 से +3 पहुंचा तो एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला होगा सर यहां से। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, प्रोसेस का नाम क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है आपका कौन सा है? रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो यही वो रेडॉक्स रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इस चैप्टर पे करंट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक ना, तो पहले इसको जरा आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है हमारे पास करंट। करंट क्या होता है? तो ये सारे बच्चे जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। करंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। अब करंट को हम लोग I के साथ डिनोट करते हैं। I जो है आपके पास दिस इज अ करंट, Q जो है हमारे पास दिस इज अ चार्ज, है ना, और T है आपके पास टाइम। तो करंट बराबर आप क्या लिखते हैं? दिस इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन क्या हो गया? टाइम। रेट जहां पर भी टर्म आता है ना, रेट का मतलब होता है कि आप उस चीज को टाइम के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि चार्ज को टाइम से अगर डिवाइड करके चलते हैं तब आप टर्म लगाते हो रेट का। तो रेट क्या हुआ? रेट जब किसी भी चीज को आप टाइम से डिवाइड करते हैं, तो करंट आप क्या कह सकते हैं? दिस इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को आप टाइम के साथ डिवाइड कर दो। ठीक, अगर हम लोग करंट की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ करंट, तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया? कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल A के साथ दिखाते हैं। ठीक ना। ना इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि ये जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है, दिस इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी आप यहाँ पे समझो कि अगर आप चार्ज के बारे में बात करते हो कि किसी भी वायर पे मैक्सिमम कितना चार्ज है या फिर टोटल कितना चार्ज है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे कि सर उस वायर पे इलेक्ट्रॉन कितना दौड़ रहा है और उस इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये सबको पता होते हैं। अब इसी आधार पे क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज पे कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है।
चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखो, यहाँ चार्ज को मैंने Q के साथ दिखाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को N के साथ दिखाया और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने E माइनस के साथ दिखा दिया। यानी कि इसको मैं दिखा रहा हूं Q के साथ, इसको मैं दिखा रहा हूं N के साथ और इसको मैं दिखा रहा हूं E माइनस के साथ। तो Q इज इक्वल टू क्या मिला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको फिजिक्स के टर्म में हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो Q बराबर N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना। तो Q बराबर क्या लिखे आपने, Ne लिखे। सिंपल, चार्ज आपको कितना लेके चलना है बाबू, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देयरफॉर N बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम चार्ज पे हमारे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप इसको कॉपी करो। इसके बाद फिर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर को हिंदी में सुचालक बोला जाता है। कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जिससे होते हुए करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, वैसे सबस्टांस को हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो कंडक्टर को आप डिफाइन कर सकते हैं, द सबस्टांस which allow the current electricity to pass through them called as conductor। ठीक, अब कंडक्टर हमारे पास दो प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ कंडक्टर हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, जिसमें एक को हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्टर और दूसरे को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर होते हैं जो कंडक्शन हमेशा सॉलिड स्टेट पे शो करेगा। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये कंडक्शन शो करेगा कहां पर बाबू, सॉलिड स्टेट पर। जैसे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, प्लैटिनम की बात करें, कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, तो ये सब क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स आमतौर पे करंट फ्लो होने देता है अपने तरफ से, है ना, किस स्टेट पर बाबू, सॉलिड स्टेट पर। तो वैसे कंडक्टर को आप मेटालिक कंडक्टर कह रहे हैं जिसमें कंडक्शन आमतौर पे सॉलिड स्टेट पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर कंडक्शन सॉलिड स्टेट के बजाय फ्यूज्ड स्टेट पे देखने को मिल जाए या मोल्टेन स्टेट पे देखने को मिल जाए, मोल्टेन स्टेट कहने का मतलब होता है पिघला हुआ अवस्था, यानी आयंस होंगे वहां पर, जैसे सोडियम प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा, तो वैसे कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे आप कह सकते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट। ये फ्यूज्ड स्टेट पे आमतौर पे कंडक्शन शो कर सकता है या फिर मोल्टेन स्टेट पे कंडक्शन शो कर सकता है। ठीक है, जैसे एक्वस NaCl की मैं बात कर लेता हूं। एक्वस NaCl में करंट फ्लो होगा क्योंकि सर वहां पे फ्यूज्ड स्टेट की बात हो रही है, एक्वस का टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। कुछ और डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर, जैसे मेटालिक कंडक्टर में जब भी आपका करंट फ्लो होगा ना, तो ओनली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मैं एल्युमिनियम की बात करता हूँ तो एल्युमिनियम से करंट आपका फ्लो करेगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स
आपके गतिमान होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, इसी वजह से यहां पर आपका कंडक्शन होगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्शन जो होंगे, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयंस होंगे, मतलब आयंस यहाँ पे गतिमान होगा। तो एक और डिफरेंस आप ले सकते हैं, कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जबकि यहां पर आयंस की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। किसकी मूवमेंट? आयंस की मूवमेंट। यानी कि करंट फ्लो होने का दो तरीका हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा दो या फिर आयंस की मूवमेंट दिखा दो। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है देन मेटालिक कंडक्टर की बात आप कर रहे हो, और आयंस की मूवमेंट हो रही है तब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर रहे हो। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कंडक्शन is due to the movement of ions, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हुआ, पहले आप इसको कॉपी करो, दो और डिफरेंस यहां पे हम लोग बात करेंगे। चलिए बच्चों, दो और डिफरेंस यहां पर हम लोग देखें तो मेटालिक कंडक्टर में सिर्फ एक ही प्रकार का लॉ इस्तेमाल होता है, और उस लॉ का नाम है ओम्स लॉ, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, 10th क्लास में पढ़े हो ना। तो मेटालिक कंडक्टर में सिर्फ ओम्स लॉ का ही जिक्र होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में दो अलग अलग प्रकार के लॉज कंसीडर किए जाएंगे। एक तो ओम्स लॉ था ही पहले से, एक नया लॉ आएगा आपके पास, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, ओनली ओम्स लॉ कैन ओबे, यहां पे सिर्फ ओम्स लॉ ही फॉलो करेगा, जबकि यहां पे दो लॉ होंगे, बोथ ओम्स लॉ and Faraday law of electrolysis and Faraday laws of electrolysis can be obeyed। तो यहां पर बाबू आपका सिर्फ ओम्स लॉ होगा, और यहां पे दो लॉ होंगे, आप ओम्स लॉ भी यहां पे कंसीडर करेंगे, और दूसरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप कंसीडर करेंगे। ओम्स लॉ आप पहले से जानते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है इसी चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। मेटालिक कंडक्टर का एक और खास बात है कि मेटल से अगर आप करंट को फ्लो करवाते हैं ना, तो कोई भी फिजिकल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ वो वार्म हो सकता है, गर्म हो सकता है, इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं हो सकते। ना तो भौतिक में चेंज हो सकता है, ना तो रासायनिक में चेंज हो सकता है, ना तो फिजिकली चेंजिंग देखने को मिलेंगे, ना तो केमिकली चेंजेस देखने को मिलेगा। किस केस में? मेटालिक कंडक्टर के केस में। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में केमिकल चेंजेस होते हैं, और कैसे चेंजेस होंगे? एक तरफ ऑक्सीडेशन तो दूसरी तरफ रिडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले दोनों के बारे में बता रखा हूं। तो एक पॉइंट मैं यहां पे और लिख रहा हूं, नो एनी फिजिकल चेंजेस takes place except वार्मिंग इफेक्ट। अगर आप लगातार कॉपर के वायर से करंट फ्लो करवा रहे हो तो वो कॉपर का वायर गर्म हो सकता है, लेकिन कोई इसके अलावा दूसरा फिजिकल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आपका केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक तरफ ऑक्सीडेशन तो दूसरी तरफ क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं केमिकल चेंजेस दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मेटालिक कंडक्टर का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है?
ऑल मेटल्स, जैसे आप बात कर लो एल्युमिनियम की, आप बात कर लो कॉपर की, आप बात कर लो प्लैटिनम की, आप बात कर लो सिल्वर की, आप बात कर लो आयरन की, etc। जितने भी मेटल हैं वो सब आपका मेटालिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होंगे, क्या होंगे? आयोनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करते हो, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण में ले लूं एक्वस NaCl, तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि नमक जो होता है दैट इज NaCl, जब ये सॉलिड स्टेट में होगा ना तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आप नमक से करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो आपको इसको फ्यूज्ड स्टेट पे लेकर के आना पड़ेगा या फिर मोल्टेन स्टेट पे लेके आना पड़ेगा। क्यों ऐसा कि फ्यूज्ड स्टेट पर लेके आओगे या मोल्टेन स्टेट पर लेके आओगे ना तो नमक Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस Na प्लस की मूवमेंट होगी और Cl माइनस की मूवमेंट होगी और आयंस की मूवमेंट होगी, तब जाकर के यहाँ पे कंडक्शन शो करेगा। तो याद रखना यहाँ पर सॉलिड स्टेट पे नमक से कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयंस की मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर नमक को आप फ्यूज्ड स्टेट पर ले जाते हो या मोल्टेन स्टेट पर ले जाते हो तो फ्यूज्ड स्टेट पर और मोल्टेन स्टेट पर ये Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नमक को आपने पानी में डाल दिया तो नमक को पानी में डालने का मतलब है कि वो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे करंट पास करोगे तब आसानी से करंट पास हो जाएगा, क्योंकि Na प्लस की भी मूवमेंट होगी और Cl माइनस की मूवमेंट होगी, यानी मूवमेंट ऑफ आयंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, पहले आप इसको कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड क्या है? आपने ये बैटरी को देखा ही होगा। इस बैटरी में हमारे पास दो रॉड लगा होता है, कुछ इस टाइप का रॉड होता है वो ना। ये जो रॉड होते हैं जिसमें आप वायर को कनेक्ट करते हैं और इस वायर को आप किसी बल्ब से कनेक्ट करते हैं। तो आप वायर को किससे कनेक्ट कर रहे हो? इस रॉड से कनेक्ट कर रहे हो, यहां पर और यहां पर। ये जो रॉड होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर पर हमारे पास दो रॉड होते हैं। एक को पॉजिटिव रॉड कहते हैं और दूसरे को हम लोग नेगेटिव रॉड कहते हैं। पॉजिटिव वाले को हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं बाबू, और नेगेटिव वाले को हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। हालांकि में कैथोड और एनोड साइन से डिफाइन नहीं होता, वो हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। पहले बेसिक से मतलब को आप समझ लीजिए। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और साथ में इसके अंदर पानी भी होता है जिसको हम लोग आमतौर की भाषा पे बैटरी वाला पानी कहते हैं। एक्चुअली ये बैटरी वाला पानी जो है इसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है ना वो सॉल्ट का बना होता है। आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्वस NaCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है, वो हम लोग आगे की ओर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे भरे जाते हैं। ठीक है, और आप इससे कनेक्ट करते हो वायर को और यहां पर कनेक्ट करते हो। मान लो आपको जो भी सोर्स लेना है आप ऐसे लेके चलते हो, फिर इससे कनेक्ट कर देते हो। तो बेसिकली आपने एक तो वायर यहां पे कनेक्ट किया और एक वायर आपने यहां पर कनेक्ट किया, तो आप इसी को आप नाम क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रोड नाम दे रहे हो। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रोड के माध्यम से बैटरी से करंट बाहर निकल सकता है या फिर इसी इलेक्ट्रोड के माध्यम से करंट बैटरी के अंदर आ सकता है। तो आप इलेक्ट्रोड को डिफाइन कर सकते हैं द मेटालिक रॉड। मेटालिक रॉड, ये रॉड हो सकता है, अच्छा ये प्लेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर ये फॉइल के फॉर्म में भी हो सकता है। विच फिटेड इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
electrolytic solution from which electrolytic current enter or leaves the solution called इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जो है ये रॉड के फॉर्म में भी हो सकता है, प्लेट के फॉर्म में भी हो सकता है और फॉयल के फॉर्म में भी हो सकता है। इस इलेक्ट्रोड को आप सॉल्यूशन में डिप्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोलाइटिक करंट इस सेल से बाहर निकल सकता है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक करंट इस सेल के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड का टर्म दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार का हुआ, एक तो आपने एनोड कहा और दूसरा आपने क्या बोला, कैथोड बोला। मान लो ऐसा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है ये NaCl का बना हुआ है। मान के चलो कि NaCl का है, मतलब यहां पे Na प्लस है और Cl माइनस है। तो आप मुझे बताओ, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से नेगेटिव आयन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा। किसको इंटरेक्ट करेगा? नेगेटिव आयन को इंटरेक्ट करेगा। और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा। मतलब केटायन का इंटरेक्शन कैथोड की तरफ देखने को मिलेगा और एनायन का इंटरेक्शन एनोड की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी एनोड पे हमेशा आपका एनायन का इंटरेक्शन होगा और कैथोड पे हमेशा केटायन का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं, बड़ा ध्यान से देख लेना इसको। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड को देख लेते हैं। तो एक तरफ एनोड है, दूसरी तरफ क्या है आपके पास? कैथोड। एनोड को हमने क्या बोला था? इट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, hence called positive electrode। ठीक, और कैथोड को हमने क्या बोला था? इट इज कनेक्टेड with negative terminal of the battery, hence called negative electrode। अब जरा एक चीज यहां पे समझ करके चलना। ठीक है, एनोड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल बोला और एनोड देखो ये वाला था ना, तो एनोड में इंटरेक्शन किसकी हुई थी बाबू? एनायन की इंटरेक्शन हुई थी। और कैथोड पे इंटरेक्शन किसकी हुई थी? केटायन की इंटरेक्शन हुई थी। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, at anode anion is attracted and get discharge, that is oxidation takes place। ऑन द अदर हैंड कैथोड में क्या इंटरेक्ट किया था? केटायन इंटरेक्ट किया था। तो आप लिख सकते हैं at cathode cation is attracted and get discharge, that is reduction takes place। भाई यहां पर एनायन गया तो एनायन आप ले लो, जैसे कि Cl माइनस 2Cl माइनस ले लो, जैसे कि 2F माइनस ले लो, जैसे कि आप 4OH माइनस ले लो। ये कुछ हमारे पास दिया गया है क्या बाबू? एनायन। क्या दिया गया है? एनायन दिया गया है। अब एनायन क्या करेगा? यहां पे एनोड पे इंटरेक्ट करेगा और ऑक्सीडेशन करवा लेगा। जैसे 2Cl माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 2F माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा और F2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर 4OH माइनस है तो 4 इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, 2 मॉलिक्यूल पानी बनाएगा और साथ में बना लेगा O2। तो एनोड हमेशा एनायन को इंटरेक्ट कराएगा और एनायन को फर्दर क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो याद रखना हमेशा इस तरीके से, इसको याद रखना ऐसे, AAO आओ आओ जाओ। ए का मतलब हो गया एनोड, ए का मतलब क्या हो गया, एनोड। दूसरे ए का मतलब हो गया आपके पास एनायन का इंटरेक्शन, और ओ का मतलब क्या हो गया यहां पे, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे एनायन का इंटरेक्शन होगा और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी, जबकि कैथोड पे केटायन का इंटरेक्शन होगा और रिडक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे अगर सोडियम प्लस है तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर Mg+2 है तो सर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर मान लो एल्युमिनियम+3 के फॉर्म में है, एल्युमिनियम+3 के फॉर्म में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। केटायन का इंटरेक्शन कैथोड पर होगा और यहां पे रिडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो आप इसको ऐसे याद रखना, CCr। C का मतलब क्या हुआ बेटा, कैथोड, और दूसरे C का मतलब क्या हुआ, केटायन, और R का मतलब क्या हुआ आपके पास, रिडक्शन। तो कैथोड पे केटायन इंटरेक्ट करेगा और रिडक्शन की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। बार बार बच्चे यहां पे कंफ्यूज करते हैं कि ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, रिडक्शन कहां पर होगा। तो याद रखना एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। याद रखने का तरीका क्या है, आओ आओ का मतलब क्या हुआ, एनोड पर एनायन गया और एनायन जाकर के ऑक्सीडाइज हो गया। फिर Cr कहने का मतलब क्या है, कैथोड पर केटायन गया और केटायन जाकर रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माइंड में रख सकते हैं। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोड का मैटर समझ में आ गया होगा। पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या होता है इसको जरा समझते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक कंटेनर दिया गया है और इस कंटेनर पर हमने इलेक्ट्रोड को लगा दिया। ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास दिया गया है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब ये है आपके पास एनोड और ये है आपके पास कैथोड, और यहां पे सॉल्यूशन रखा हुआ है। सॉल्यूशन में जैसे कि मान लो Na+ और Cl- है, नमक का भी सॉल्यूशन है, यहां पर पानी भी है, H+ भी है और OH- भी है। मतलब 2 केटायन मौजूद है और 2 एनायन मौजूद है। केटायन का इंटरेक्शन किधर होगा, कैथोड की तरफ। तो सर ये तो हो गया आपके पास एनोड और ये हो गया सर आपके पास कैथोड। तो केटायन का इंटरेक्शन किधर देखने को मिलेगा, कैथोड की तरफ देखने को मिलेगा। मतलब Na+ की मूवमेंट भी इधर होगी और H+ की मूवमेंट भी इधर होगी। मतलब 2 आयन्स एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि कौन सा आयन की डिस्चार्ज सबसे पहले होगी, क्या Na+ जल्दी पहुंचेगा या H+ जल्दी पहुंचेगा। ठीक, सिमिलरली अगर आप बात करते हो एनोड पे, तो एनोड पे इंटरेक्शन आपका Cl- का भी देखने को मिलेगा और OH- का भी देखने को मिलेगा। अब सवाल फिर से वही रिपीट होगा कि Cl- सबसे पहले डिस्चार्ज होगा या OH- सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। तो इसी एक्टिविटी को चेक करने के लिए कि किसकी डिस्चार्जिंग सबसे पहले होगी, अगर सोडियम+ और H+ की बात करते हो तो इन दोनों में डिस्चार्ज पहले कौन करेगा। Cl- और OH- की बात करते हो तो इन दोनों में डिस्चार्ज सबसे पहले कौन करेगा। तो इसी चीज को पता करने के लिए हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहता है कि जिसकी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल सबसे कम होगी वो इलेक्ट्रोड की तरफ सबसे पहले जाएगा और वो इलेक्ट्रोड पे जाके सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। तो सबसे पहले आप इस थ्योरी को लिख लें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, when more than one ions attracted
towards same electrode, then that ion will discharge first, having lower discharging potential, अब लोअर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल हम लोग केटायन के लिए अलग देख रहे हैं और एनायन के लिए अलग देख रहे हैं। हमने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब के प्लस से आप जाना शुरू करो और एयू प्लस तक पहुंचो, मतलब इधर से इधर जब मूव कर रहे हो ना तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल आपका कम हो रहा है, इसलिए मैं लिखा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। तो केटायन का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का ऑर्डर ये दिया गया है कि सबसे ज्यादा डिस्चार्जिंग पोटेंशियल किसके पास है, के प्लस के पास, उसके बाद सोडियम प्लस, देन कैल्शियम +2, उसके बाद मैग्नीशियम +2, उसके बाद एल्युमिनियम +3 और सबसे कम किसके पास है तो गोल्ड प्लस के पास है। इसको याद नहीं रखना, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इसको माइंड में करवा दूंगा, आपको घबराना नहीं। सिमिलरली एनायन की बात करते हो तो एनायन में भी वही केस है, अगर आप सल्फेट से जाते हो I- तक तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल आपकी कम हो रही है, मतलब SO4 2- के डिस्चार्जिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और I- के डिस्चार्जिंग पोटेंशियल सबसे कम है। अब जब आप सोच करके देखें, यहां पर केटायन की बात आप सोचते हैं तो केटायन सर आपके पास दो था, एक था सोडियम प्लस और एक था सर आपके पास H+। और फिर आप एनायन की बात करते हो तो एनायन भी हमारे पास दो था, एक था Cl- और दूसरा है आपके पास OH-। अब केटायन की बात करो तो केटायन कैथोड तक जाने वाला है और इसमें सोडियम प्लस भी है और H+ भी है, तो सबसे पहले कौन जाएगा भाई, तो आप चेक करो जरा, सोडियम प्लस यहां पर है और H+ सर यहां पर है, मतलब H+ की डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है इन कंपैरिजन टू सोडियम प्लस, तो जिसके डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है वो सबसे पहले मूव करेगा, मतलब ये डिस्चार्ज होगा, ये सबसे पहले क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और ये सबसे पहले डिस्चार्ज नहीं होगा। सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा केटायन में, H+, क्यों, क्योंकि सर इसके डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है इन कंपैरिजन टू सोडियम प्लस। सिमिलरली अगर एनायन के केस में देखते हैं तो एनायन में आपके पास Cl- है और OH- है, तो Cl- देखो कहां पर है, यहां पर है, और OH- सर यहां पर है, तो Cl- की डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है इन कंपैरिजन टू OH-, तो Cl- का डिस्चार्ज सबसे पहले होगा और OH- का डिस्चार्ज नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहां पे, तो केटायन हायर से लोअर की तरफ डिस्चार्जिंग पोटेंशियल मैं दिखाया हूं और एनायन हायर से लोअर की तरफ आपको डिस्चार्जिंग पोटेंशियल दिखाया हूं, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा आयंस एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो वो आयन सबसे पहले डिस्चार्ज होगा जिसके डिस्चार्जिंग पोटेंशियल सबसे कम होगी। जैसे एग्जांपल पे लिया सोडियम प्लस और H+, अगर मान लो यहां पर हमारे पास कॉपर +2 भी होता, तो भाई H+ से भी इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है, तो वैसे केस में ना तो सोडियम प्लस जाता ना तो H+ जाता कौन भाई, कॉपर +2 जाता। समझ रहे बात को, तो जिसकी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगी वो सबसे पहले इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा और वहां पे जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए, तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग समझते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसमें दो टर्म है, एक तो टर्म है बेटा यहां पे इलेक्ट्रो और दूसरा टर्म है हमारे पास लाइसिस। देखो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग, और इलेक्ट्रो को आप समझ लेना इलेक्ट्रिसिटी से, इससे इलेक्ट्रिसिटी से मतलब आपको कोई भी सबस्टांस लेके चलना है, आयोनिक सबस्टांस है ना, कोई भी आयोनिक सबस्टांस लेके चलनी है और उसको ब्रेक कर देना है, डिकम्पोज कर देना है,
लेकिन ध्यान देना, डिकम्पोज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करनी है। मतलब जैसे नमक लिए आप, नमक में आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया तो भाई वो डिकम्पोज हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा वो। या फिर एक्वस नमक लेते हैं, एक्वस NaCl लेते हैं, उसमें करंट पास करोगे तो भी आपका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तब भी सबस्टांस आपका केटायन एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना। तो यहां पे ध्यान देना, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन of chemical substance on passing current electricity called electrolysis। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको सबस्टांस को ब्रेक करके केटायन एनायन में कन्वर्ट तो करना है, लेकिन उसके लिए वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको किसका इस्तेमाल करना है? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सबस्टांस को डिकम्पोज करो या फिर ब्रेक करो ऑन पासिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो तभी जाकर के वो डिकम्पोज करना है। ठीक है। आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल चेंजेस दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस on passing current electricity called electrolysis। तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। दो सबस्टांस है बाबू यहां पर, एक तो है सर हमारे पास NaCl और एक्वस है तो आपके पास वाटर भी प्रेजेंट है। भाई एक्वस का मतलब वाटर तो होता है। अब इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो NaCl आपका Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O में भी पास होगा तो बनेगा H+ और साथ में क्या बनेगा? OH- बनेगा। अब कैथोड पे रिएक्शन अलग देखना होगा और एनोड पे रिएक्शन अलग देखना होगा। मान लो यहां पे मैं बात करता हूं अट कैथोड की, तो कैथोड में किसकी मूवमेंट होती है बाबू? केटायन की। अभी मैंने बताया था। और केटायन दो प्रकार के हैं, एक सोडियम प्लस है, दूसरा H+ है। और आपको अभी मैंने बताया कि सोडियम प्लस और H+ में H+ की डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होती है, तो ये डिस्चार्ज सबसे पहले हो जाएगा। इसका मतलब H+ की रिएक्शन होगी, दो इलेक्ट्रॉन ये खा करके रिड्यूस कर जाएगा और बना देगा H2, क्योंकि कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है? रिडक्शन की प्रोसेस होती है। नाउ अगर हम लोग एनायन वाला केस लेते हैं, तो एनायन कहां पर इंटरेक्ट करेगा बाबू? अट एनोड पे। कहां पर? एनोड पर। तो एनोड में देखो दो एनायन मौजूद है, एक Cl- है, दूसरा OH- है। ठीक है ना। तो Cl- और OH- में किसका इंटरेक्शन होगा? Cl- की डिस्चार्जिंग कम है इन कंपेरिजन टू OH-, तो इसकी डिस्चार्जिंग सबसे पहली होगी। तो Cl- यहां पे इंटरेक्ट कर जाएगा, 2Cl- ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन देखने को मिला आपको। तो अब देखो, तो Cl- खत्म हो गया और H+ भी खत्म हो गया, तो सिस्टम पे बच क्या गया? एक Na+ और दूसरा OH-। तो सॉल्यूशन पर क्या बच जाएगा? एक Na+ और दूसरा बन जाएगा OH-, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मतलब कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज किया? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे कौन सा गैस रिलीज किया? तो सल्फ्लोरिक गैस। और सॉल्यूशन पे क्या बच गया? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच गया। यही आपका बन रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ रहे बात को?
सिमिलरली एक और है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अब ध्यान देना, यहां पे एक्वस लिखा हुआ था तो हमने पानी का इस्तेमाल किया। यहां पे मोल्टेन बोल रहा है, मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ अवस्था, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो सिर्फ एक ही सबस्टांस है आपके पास NaCl, सिर्फ NaCl, ठीक है। अब इसका आपको मोल्टेन बनाना है, पिघलाना है, मतलब Na प्लस हो गया और क्या हो गया आपके पास Cl माइनस, ठीक ना, क्लियर। अब यहां पे दूसरा कोई और सबस्टांस नहीं है, क्योंकि सिर्फ मोल्टेन आप बोल रहे हो। केटायन भी एक बना, एनायन भी एक बना, तो सिंपल अट कैथोड की बात कर लो, तो कैथोड पे इंटरेक्शन केटायन का होगा, मतलब सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, सोडियम बना देगा। और एनोड की बात आप करते हैं तो एनोड पे इंटरेक्शन किसका होगा, एनायन का होगा। एनायन सर एक ही है, Cl माइनस आपका 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्या बना देगा, Cl2 बना देगा, ठीक है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सॉल्यूशन पर यहां पे कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर 2 एग्जाम्पल और है, उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3। 2 सबस्टांस है, एक तो है सर AgNO3 और एक्वस बोला गया है तो यहां पर पानी भी मौजूद है। अच्छा, AgNO3 किस फॉर्म में ब्रेक होगा बाबू, Ag प्लस में और NO3 माइनस में। और वाटर किस फॉर्म में ब्रेक होगा, तो H प्लस में और साथ में OH माइनस में। अब आप बात कर लो कैथोड की, अट कैथोड। तो कैथोड में किसका इंटरेक्शन होगा, केटायन का। केटायन 2 है, सिल्वर प्लस और H प्लस। आप ट्रेंड निकालें, एक है हमारे पास सिल्वर प्लस और दूसरा है आपके पास H प्लस। तो सिल्वर प्लस की डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है इन कंपेरिजन टू H प्लस, तो सिल्वर प्लस पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस बाद में डिस्चार्ज होगा। तो यहां पे सिल्वर प्लस की डिस्चार्जिंग पहले देखने को मिलेगी, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा, Ag बना देगा। क्यों, क्योंकि यहां पे रिडक्शन की प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है। दूसरा हम लोग अट एनोड की बात करते हैं। तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, जिस सबस्टांस का केटायन जाता है उस सबस्टांस का एनायन नहीं जाएगा। ट्रिक है, ध्यान देना जरा, आप ट्रेंड माइंड में रख सकते हैं। जैसे इस सबस्टांस से Ag प्लस चला गया ना, तो NO3 माइनस एनायन तक नहीं मूव करेगा, दूसरे सबस्टांस का एनायन मूव करेगा। ट्रिक यही है, याद रख सकते हैं माइंड में ऐसे। एनोड पे कौन मूव करेगा बाबू, OH माइनस। अब 4OH माइनस जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन भगा करके 2 मॉलिक्यूल पानी बना देगा और साथ में ऑक्सीजन गैस बना देगा, और सॉल्यूशन पर क्या बच जाएगा, तो सर यहां से H प्लस रह गया और NO3 माइनस रह गया, तो यहां पे सॉल्यूशन पर हो जाएगा HNO3। तो याद क्या रखना है, देखो ध्यान से, जिस सबस्टांस का केटायन गया उसका एनायन नहीं गया है, दूसरे सबस्टांस का एनायन गया है, या जिस सबस्टांस का एनायन चला गया उस सबस्टांस का केटायन नहीं जाएगा, दूसरे सबस्टांस का केटायन जाएगा। तो आप एक काम कर लो ना, आप एक काम कर लो कि सिंपल एनायन का ट्रेंड माइंड में रख लो, क्योंकि साथ छोटा है। एनायन का ट्रेंड माइंड में हो गया तो केटायन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अभी आपके सामने मैं निकाल रहा हूं, पहले इसको आप देख लो अच्छे से। सबसे ज्यादा सल्फेट का है, उसके बाद नाइट्रेट का है, उसके बाद हाइड्रोक्साइड का है, उसके बाद Cl माइनस है, Br माइनस और I माइनस है। अब सिर्फ इसको अगर आप माइंड में रखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे, जरा चेक कर लो। जैसे यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट बोला गया है, तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले कॉपर सल्फेट और इसको ब्रेक करते हैं, तो बनेगा कॉपर +2 और साथ में बनेगा SO4-2। दूसरा एक्वस बोला गया है तो पानी भी मौजूद है, तो वाटर है तो हो गया H प्लस और साथ में हो गया सर आपके पास OH माइनस। अब सबसे पहले कैथोड के बजाय मैं एनोड पता कर लेता हूं कि एनोड पे एनायन जाता है और एनायन 2 है, एक सल्फेट है दूसरा OH माइनस। भाई किसका डिस्चार्जिंग कम होता है,
OH माइनस का होता है ना, तो इस OH माइनस को भेज दो पहले। 4 OH माइनस से 4 इलेक्ट्रॉन भगा दिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी बना और साथ में ऑक्सीजन गैस बन गया। अब इस सबस्टांस का एनायन गया है तो दूसरे सबस्टांस का केटायन जाएगा, कहानी खत्म। कैथोड ले लो, और कैथोड यहां पे देखो किसकी मूवमेंट होगी, कॉपर +2 की, क्योंकि दूसरे सबस्टांस का एनायन जा चुका है तो पहले सबस्टांस का केटायन जाएगा आपका। कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और बना देगा सर कॉपर। बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे 2 कर लो, ठीक ना। अब सॉल्यूशन पर क्या बच गया, तो भाई इससे कॉपर खत्म, इससे OH खत्म, तो बचा क्या, H+ और SO4-, तो इसको आप कह सकते हैं H2SO4। सॉल्यूशन पर ये बच जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस सही हो चुका है। तो कॉन्सेप्ट में यही रखना है माइंड में कि सिर्फ एनायन को माइंड में रखो, एनायन का ट्रेंड माइंड में रखो, ऑटोमेटिक कैटायन पता चल जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है कि जिस सबस्टांस का एनायन जाएगा उस सबस्टांस का कैटायन नहीं जाएगा, बशर्ते कि 2 कंपोनेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। कर सकते हैं, तो इसको जरा आप कॉपी कर लो और उसके बाद फिर हम लोग आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आई है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। और अगर बच्चों कहीं पर आपको कोई डाउट हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे जरूर से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।